Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about economy of Jammu and Kashmir. इसका पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया जिसमें हमने इकानमी और इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया। थोड़ा मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। इकानमी मैंने कहा, इकानमी क्या है? इकानमी में हम पढ़ते हैं एक रीजन या एक कंट्री का प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है या ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम इकानमी के ही जो जो प्रोडक्शन है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ मनी है, उनको ही डिस्कस करते हैं। अगर इन चीज़ों में कभी कभार जो है ऊपर नीचे होता है तो उनको हम कैसे मैनेज करें, कैसे डील करें। अगर इनमें इशू आता है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इनको कैसे मैनेज करना है, वो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये एक साइंस है, साइंस ऑफ नॉलेज है, जिसमें हम इकानमी के वो चीज़ पढ़ते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को पढ़ते हैं। अगर इनमें कभी कभार यानी कि इनको कैसे ग्रो करना है, अगर ये कभी नीचे आते हैं इनको कैसे ऊपर लेके जाना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इनको कैसे मैनेज करना है कंट्री लेवल पे, वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो अब इसके बाद मैंने जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी को हमने स्टार्ट किया था। फिर उसमें मैंने आपको पहले कहा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टेरिशरी सेक्टर क्या होता है। क्योंकि ये जो तीन सेक्टर्स है इकानमी इन्हीं पे डिपेंड है। इकानमी में हम खाली यही पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसको कैसे डील करना है हमने इकानमी में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टेरिशरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर मैंने कहा यहाँ से रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल आता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में लेके जाते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके जाते हैं। वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो एक फिनिश्ड गुड बन के तैयार होता है। तो अब ऑब्वियसली अब तो इंडस्ट्री में हमने बनाया है, इंडस्ट्री तो हमने प्रॉफिट के लिए बनाए, तो हम तो इंडस्ट्री में ये चीज़ें नहीं रखेंगे, ये तो मार्केट के लिए बनाई है। तो अब इनको मार्केट में लेके जाना है, मार्केट के लिए या मार्केट तक ले जाने के लिए हमारे पास तीसरा सेक्टर होता है जिसको हम टेरिशरी सेक्टर कहते हैं या जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये जो सेक्टर है जो एबो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर है वो इसी सेक्टर पे डिपेंड है, क्योंकि ये उनको सपोर्ट करता है। अगर ये सेक्टर नहीं होगा तो वहाँ से चीज़ें खाली प्राइमरी सेक्टर से आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर तक महदूद रहेंगी, लिमिटेड, वहाँ से आगे नहीं जाएंगे अगर टेरिशरी सेक्टर नहीं होगा। टेरिशरी सेक्टर में कम्युनिकेशन आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ही आता है। कम्युनिकेशन में मीडियम ऑफ मनी है, ठीक है, उसका इन्वॉल्व होता है, ट्रांजैक्शंस का इन्वॉल्व होता है, यानी कि बैंकिंग का इस्तेमाल होता है, इंश्योरेंस का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे आएंगे टेरिशरी सेक्टर में, क्योंकि यही सेक्टर जो है एबो जो दो सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट जो है करता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इकानमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है। इकानमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने कहा कि ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की जो इकानमी रही है, ठीक है, वो एग्रेरियन बेस्ड रही है, एग्रीकल्चरल बेस्ड रही है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनली यहाँ पे यानी कि उतनी ज़्यादा जो सेकेंडरी सेक्टर था वो उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं था और टेरिशरी सेक्टर भी उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं था। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग जो लोग थे वो एग्रेरियन बेस्ड थे, वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि किस किस सेक्टर का, ये जो तीन सेक्टर्स है, हमारी जीडीपी जो हमारी इनकम है स्टेट की या इस वक्त यूटी है, किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा है, उसमें हमने 21 देखा है। 21 इनकम हमारे पास जीडीपी में आती है। एग्रीकल्चर से 22 आता है, सेकेंडरी सेक्टर से, और सबसे ज़्यादा 57 जो इनकम है वो हमें टेरिशरी सेक्टर से मिलता है। ग्रॉस और नेट को भी मैंने डिफाइन किया, आप वो लेक्चर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। अब हम आज का लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अगर हमें
प्राइमरी सेक्टर से, अगर हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारी यूटी की जो जीडीपी है या स्टेट की जो जीडीपी है उसको 21% कंट्रीब्यूट करता है। हम देखेंगे ये इसकी इम्पॉर्टेंस कहाँ क्या है, और ये 21% कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, मगर एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्टर्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्टर्स है। किस किस सेक्टर से कितना कितना जो है जीडीपी आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर हमें इस चीज़ से पता चलता है जब हम डेटा के हिसाब से देखते हैं कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है प्राइमरी सेक्टर का हमारी जीडीपी में, क्योंकि 80% लोग टोटल पॉपुलेशन में स्टेट या यूटी की जो 80% लोग हैं, आज के हिसाब से अब 70 ही है, ठीक है, ये पुराना डेटा है। तो आज के हिसाब से 70% लोग जो है यूटी के वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है एग्रीकल्चर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि ये जो प्राइमरी सेक्टर से ये 70% लोग हैं, इनको ये यहाँ से ही मनी कमाते हैं, ठीक है, इनको यहाँ से ही पैसा मिलता है, ठीक है। जब ये एग्रीकल्चर गुड्स को या जो बाकी प्रोडक्ट्स ये एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करते हैं उनको जब ये सेल करते हैं तो उससे क्या होता है, इनके पास इनकम आती है और ये इसी इनकम से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, ठीक है। तो खाली यहाँ पे नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड में या ग्लोब के लेवल पे जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, एग्रीकल्चर से मनी कमाते हैं, ठीक है, और उसी से अपना लाइवलीहुड अपनी फैमिली को जो है चलाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, मैंने कहा डायरेक्टली का मतलब है जिनके पास डायरेक्टली एग्रीकल्चरल लैंड है और वो वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो डायरेक्टली अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंड है क्योंकि वहाँ से पैसे कमाते हैं और फिर खर्च करते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली वो है जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता नहीं है लेकिन उनके पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं या वो इनके अंडर, जिनके पास ये एग्रीकल्चर लैंड है इनके अंडर आते हैं और काम करते हैं, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली डिपेंड है क्योंकि ये भी इन्हीं से पैसा लेते हैं और अपने लाइवलीहुड को चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंस, लिटिल बिट इम्पॉर्टेंस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इस पे कितने लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल एरियाज में इस पे डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो है 70%, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे देखेंगे कि जो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है इसका आपने थोड़ा यहाँ पे याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर नहीं है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स कंसिस्ट है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल जो मैंने स्टार्ट में ही कहा, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स मेनली बाय यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके जो प्रोडक्ट्स हम कहाँ पे बनाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में बनाते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता है जिनको मिलके बनता है प्राइमरी सेक्टर, और उसी प्राइमरी सेक्टर से हमारी यूटी की जीडीपी जो है 21% जो है होती है। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लाइव स्टॉक है, ठीक है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर मैंने आपको जो हमने पहला लेक्चर किया, सीरीकल्चर, सीरीकल्चर का मतलब है यानी कि वो सेक्टर है जिसमें हम रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स या सिल्क प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। फिशरीज, माइनिंग, ये सारे जो है आर कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़, इनको हम प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ कहते हैं। जब यही सारी एक्टिविटीज़ मिलती है तो ये बनाती है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और उसी सेक्टर से हमारे यूटी को कितना जीडीपी आता है? 21%, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने ये देखा। अब हम देखेंगे अलग अलग से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का कितना रोल है प्राइमरी सेक्टर की इस 21% जीडीपी में, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर पहले देखेंगे, एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, जो प्लांट्स ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आते हैं, ह्यूमन बींग्स उनको लुक आफ्टर करते हैं, यानी कि उनको अगर स्प्रे चाहिए स्प्रे लगाते हैं, अगर उनको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है वो लगाते हैं, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आती है, या वो प्लांट जो ह्यूमन बींग्स की कांटेक्ट में आते हैं और ह्यूमन बींग्स उनको जो है प्रोड्यूस करते हैं, उनकी ग्रोथ का लुक आफ्टर करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट नहीं होता है, वो नेचुरल प्लांट होता है, ठीक है। वो खुद ब खुद, उसके लिए ह्यूमन बींग जो है स्प्रे नहीं करता है, उसके लिए हम फर्टिलाइजर नहीं लगाते हैं फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। वो खुद ब खुद ग्रो होता है। अब डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स क्या होते हैं? डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स वो होते हैं, या डोमेस्टिकेटेड एग्रीकल्चर वो होता है whose behavior and appearance have altered, ठीक है, बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि वो प्लांट्स या वो एग्रीकल्चर जिस एग्रीकल्चर का बिहेवियर या जिस एग्रीकल्चर की शेप अगर जो है चेंज होती है, आल्टर्ड होती है, और उस एग्रीकल्चर को अगर ह्यूमन बींग्स कंट्रोल करते हैं, उसकी जनरेशन को अगर ह्यूमन बींग्स कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम एग्रीकल्चर यानी कि डोमेस्टिकेटेड प्लांट कहते हैं, डोमेस्टिकेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग के कंटेक्ट में आती है, जिसको ह्यूमन बींग लुक आफ्टर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेटेड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे पार्टों जो पार्ट्स है उनमें डिवाइड होता है। यानी कि एक होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर सब्सिस्टेंसी एज वेल एज कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा सब्सिस्टेंसी पे और कमर्शियल पे, मैं डायरेक्टली आपको बोलूँगा सब्सिस्टेंसी कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है और वो उस पर कल्टीवेशन करता है खाली अपनी फैमिली की लाइवलीहुड को चलाने के लिए। यहाँ पे उसका कमर्शियल पर्पस नहीं होता है कि मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कमाऊँगा फिर जो है उसको मार्केट में बेचूँगा, उसी से अपना लाइवलीहुड चलाऊंगा। यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, और ऑलरेडी जब कम लैंड होता है तो उस पर वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो बहुत कम प्रोड्यूस करेगा, और उसी प्रोडक्शन को वो डायरेक्टली जो है अपनी फैमिली में उसको यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंसी एग्रीकल्चर, ठीक है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स में या एकर्स में लैंड होता है। एक हेक्टेयर में क्या होता है, एक हेक्टेयर में 10,000, आपने ऐसे याद रखना है, 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं, ठीक है। एक हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर्स होते हैं? 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। अगर एकर्स की बात करेंगे, एक हेक्टेयर में 100 एकर्स होते हैं, एकर्स ऑफ लैंड होते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल में हमारे पास ये ज़्यादातर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में नज़र आएगा, वहाँ पे एक एग्रीकल्चरलिस्ट के पास बहुत ज़्यादा हेक्टेयर में लैंड होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली वो यहाँ पे अपने सब्सिस्टेंस पर्पस के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी यूज़ करता है, और जो उसका बाकी रहता है वो उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करता है, उसको मार्केट में बेचता है और वहाँ से उससे वो है इनकम जनरेट करता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हम दो किस्म के क्रॉप्स जो है कल्टीवेट करते हैं, एक सब्सिस्टेंसी कल्टीवेशन और दूसरा कमर्शियल। सब्सिस्टेंसी जो हम मार्केट में नहीं बेचते हैं, डायरेक्टली अपने फैमिली पे उसको, यानी कि अगर हमारे पास छोटा प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ पे हमें यानी कि साल में हम 10 क्विंटल जो है राइस जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो ओबियसली हम यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे कि मार्केट में बेचेंगे, हम इसको यहाँ पे ही अपनी फैमिली पे ही इसको खर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन कमर्शियल में हमारे पास 100 क्विंटल्स, बहुत सारे क्विंटल्स में हमारे पास राइस, तो हम ये इतना ज़्यादा राइस तो फैमिली नहीं खा सकती है साल में, तो हम इसका जो है हम इसका कमर्शियल यूज़ करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब है ग्रोइंग और
रेजिंग ऑफ क्रॉप्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर को हम सिंपल भाषा में ये भी कहेंगे कि वो क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं पर्सनल यूज के लिए भी और अर्निंग मनी के लिए भी। लेकिन अब सर आप कहोगे सर कि आपने कहा सबसिस्टेंसी और कमर्शियल, सबसिस्टेंसी में पहले ही हमारे पास कम लैंड होता है, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे हम ग्रो जो कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल यूज तो आता है इसमें, तो आएगा एग्रीकल्चर में पर्सनल यूज भी आता है और कमर्शियल यूज भी आता है। पर्सनल आएगा तब वो खाली सबसिस्टेंसी तक महदूद रहेगा, कमर्शियल में आएगा तब वो उसमें आएगा सबसिस्टेंसी भी और कमर्शियल भी आएगा। अब हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में हम कौन कौन से क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं। यहाँ पे हम कुछ सीरियल्स, ये यहाँ पे सीरियल कैटेगरी में आएंगे, जैसे राइस है, मेज है, पल्सेस है, वीट है, इनको हम सीरियल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के जो है मेन क्रॉप्स है जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, ये सीरियल कैटेगरी में आते हैं। सीरियल का मतलब होता है जिनको हम अनाज कहते हैं, जिनके मतलब जो होते हैं, जिनके ग्रेन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीरियल्स, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि पहले हम देखेंगे यहाँ पे अभी जो मैंने कहा राइस का हम अलग से देखेंगे कि राइस का कितना कंट्रीब्यूशन है यूटी में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त कितने एकर्स पे राइस कल्टीवेट होता है, कितना ज़्यादा जीडीपी हमें 21 में से कितना राइस से कितना % जीडीपी स्टेट को मिलता है, ये हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि मैंने अभी कहा कि नियरली 70% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन जो है वो उनका जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपने याद रखा है कि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, यानी कि 1950 से लेकर 1951 तक, ठीक है, यहाँ पे जो था टोटल फूड ग्रेन यानी कि जो यहाँ ने कि सीरियल्स है वो 4.52 लाख जो है 52 लाख टन्स जो है प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब हम आज प्रेजेंट में देखते हैं तो इसका प्रोडक्शन बढ़ चुका है, अब ये 15.21% लाख टन्स हो चुका है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मेथड एग्रीकल्चर स्प्रे, जो ये साइंटिफिक मेथड्स आए एग्रीकल्चर में, न्यू टेक्निक्स आए उसकी वजह से, या हम कहेंगे जो HVY सीड्स आए उनकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। अदरवाइज हमारा प्रोडक्शन जो हम 1950 या 51 में देखते हैं बहुत कम था, ठीक है, इतना ही प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे सीरियल्स होते थे। लेकिन आज जो है अब ये पहुँचा है 15.21 लाख टन। द डिमांड इज स्टिल दमन, अभी भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अभी भी क्या है, यहाँ पे डिमांड जो है अभी भी डेफिसिट है, अभी भी हमें 40% इसको इंक्रीज करना है, अभी भी हम डिफिशिएंसी में ही चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि अभी भी 40% हमारी सीरियल्स में डिफिशिएंसी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारी यूटी है यहाँ पे सीरियल्स में अभी भी कितना डिफिशिएंसी है, अभी भी हम कितना कम सीरियल्स ग्रो करते हैं, तो 40% डिफिशिएंसी अभी भी सीरियल्स में पाई जाती है, ठीक है। और 70% यहाँ पे पल्सेस जो दालें हैं उनमें 70%, यहाँ पे बहुत कम दालें जो है उगाए जाते हैं। ऑयल सीड्स यहाँ पे 30% है, ठीक है, ऑयल 30%, यानी कि आपने याद रखना है इन सीरियल्स इज नियरली बाय 40%, 70% ईच इन पल्सेस, ठीक है, एंड ऑयल सीड्स एंड यानी कि 30, ये यहाँ पे याद रखना है कि जो 70% ये पल्सेस में भी आता है और ऑयल सीड्स में भी, यानी कि 70% हमारी डिफिशिएंसी है। यानी कि इसका मतलब है हम स्टेट में खाली 30% ऑयल एंड पल्सेस उगाते हैं, 70% डिफिशिएंसी है, और 30% यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती है और 70% बाहर के स्टेट से आते हैं। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफिशिएंसी है हमारे स्टेट में, किसमें, सीरियल्स में 40%, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में 70%, वेजिटेबल्स में 30%, ठीक है। तो हता कि जो स्टेट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्टेट में खाने वाले तो बहुत है, ठीक है, स्टेट में डिमांड जो बहुत है, और यानी कि 1950 और 51 के बाद ये डिमांड यानी कि
पिछले 60 साल से ये और ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में इन चीज़ों को खाने वाले तो बहुत है, लेकिन जो इनको प्रोड्यूस करने वाले हैं या जिन चीज़ों से इनको प्रोड्यूस किया जाता है वो मेज़रमेंट कम है, उनमें अभी भी डिफिशेंसी है। इसीलिए हमें डिफिशेंसी नज़र आ रही है सीरियल्स में भी, ऑयल सीड्स में भी, ठीक है, वेजिटेबल्स में भी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो फूड क्रॉप्स है यानी कि जो सीरियल्स है उनका जो प्रोडक्शन है या ग्रोथ है वो नेगेटिव प्रोडक्शन है, क्योंकि डिफिशिएंसी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि नेगेटिव प्रोडक्शन हो रहा है। 58% ऑफ द एरिया अंडर एग्रीकल्चर इज रेन फीड एंड द रिमेनिंग 42% इज इरिगेटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखेंगे टोटल जो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है 58% डिपेंड है रेन पे, यानी कि वहाँ तक हमारे पास कोई भी इरिगेशन अवेलेबिलिटी नहीं है, और 42% तक खाली गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखी है। यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड जम्मू एंड कश्मीर का वो एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ तक 40% तक जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखी है। अगर कभी कभार ड्राई सीज़न होता है, ड्रॉट सीज़न होता है, तो हम इरिगेशन की बदौलत एग्रीकल्चर को जो है इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 58% मेजॉरिटी जो है इसमें भी 58% लैंड वो है जो डिपेंड है नेचुरल रेन पे, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो कभी कभार अगर रेन नहीं होता है तो जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो सब कुछ जो है ज़ाया होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इतना ही, और आने वाले लेक्चर्स में हम पूरा जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी में। इसमें लेक्चर जो है 5-6 आएंगे, तो हम जम्मू एंड कश्मीर का ये जो पूरा सिलेबस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, इसको हम क्लियर करेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।